हेलो दोस्तों। GS2 का ये 7वां वीडियो है। हम लोग देखते हैं आगे इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला एक डिबेट है और एक टॉपिक है, ये एक छोटी सी डिबेट है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उधार का एक थैला है या एक सार्वभौमिक संविधान है। तो ये डिबेट अक्सर चलती है, ठीक। तो इसकी भूमिका में देख लेंगे उधार का थैला क्यों कहा जा रहा है। उधार का थैला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उसके सिद्धांत हैं, प्रावधान है, प्रक्रियाएं हैं, वो कई सारे देशों से या अन्य देशों से ली गई हैं, है ना। अर्थात देखा जाए तो भारत के संविधान पर विदेशी स्रोतों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए क्या कहते हैं, जो जो इसको क्रिटिसाइज़ करने वाले होते हैं कि भारतीय संविधान पर विदेशी स्रोतों का ज़्यादा प्रभाव है और भारत की जो अनूठी संस्कृति और इतिहास है इसका इसमें प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलता। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उधार का थैला कहकर, है ना, भारतीय संविधान को। अच्छा, कहने ये उधार का थैला कहे जाने का कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। 60 से अधिक देशों के संविधान की सहायता ली गई इसके निर्माण में। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने लिए गए यूएसए से, है ना, और जो इमरजेंसी प्रोविज़न लिए गए जर्मनी से, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था यूके से ली गई, है ना, यूनाइटेड ब्रिटेन से और जो संघात्मक ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो कनाडा से लिया गया। गणराज्य की हमने ना जो डेफिनेशन वो कहाँ से ली, फ्रांस से ली। तो ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जो हमारे करीबन 60 से अधिक देशों से हम लोगों ने किसी दूसरे संविधान से लिए हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर ये कह दिया जाता है भारतीय संविधान उधार का एक थैला है। लेकिन इसके काउंटर में जो तर्क हैं वो क्या है कि नहीं, हमारा भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक संविधान है। इसका क्या प्रमाण है? पहला तो जो भी हमने प्रोविज़न लिए हैं किसी दूसरे संविधान से वो एक साहित्यिक चोरी नहीं है, है ना। कोई मतलब ये नहीं कि साहित्यिक चोरी का मतलब ये हुआ कि एज इट इज़ हमने नहीं उठाए हैं, ठीक। बल्कि जो भी इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं चल रही थी, है ना, जो भी बेस्ट प्रथाएं प्रैक्टिसेस चल रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अपनाया, वो भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, उनमें चेंज करके अपनाया, ना कि एज इट इज़ हमने उसको अपना लिया। कोई साहित्यिक चोरी नहीं की है। दूसरे अन्य जो लोकतांत्रिक देश है उनके संविधान में भी सारे प्रोविज़न है ना। जैसे फंडामेंटल राइट्स तुम्हारी जर्मनी में ही मिल जाएंगे, यूके में मिल जाएंगे। तो ऐसा मतलब थोड़ी ना फंडामेंटल राइट्स पर जो मतलब दिया है जिन्होंने यूएसए, तो उसका यूएसए का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया उस पर। भाई अच्छे लगे और देशों को, उन्होंने भी ले लिया, कनाडा ने भी ले लिया, ठीक है। ऐसे ही जो संघात्मक ढांचा है इंडिया ने लिया, ऐसे किसी और देश ने ले लिया होगा, है ना। तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे लिए हैं। एक दूसरे जो लोकतांत्रिक देश है एक दूसरे ने संविधान की जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो ली हैं। तीसरी बात यह है कि आज के टाइम में अनेकों देशों के ऐसे संविधान हैं, अनेक देशों के ऐसे संविधान हैं जिन्होंने क्या है, भारत के संविधान से प्रेरणा ली है, वहाँ से कोई ना कोई प्रावधान लिया है। जैसे कि सिंगापुर, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऐसे अनेक देश हैं जिन्होंने भारतीय संविधान से कुछ ना कुछ ग्रहण किया है, ठीक। चौथा सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारा जो पिछले 70 साल से हमारे देश की जो डेमोक्रेसी काम कर रही है ना, जो 70 सालों का सफ़र रहा है, वो इसका प्रमाण है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई उधार का थैला नहीं है बल्कि एक सार्वभौमिक संविधान है ना। क्योंकि हमारे आसपास के देश देख लो, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, चाहे वो नेपाल हो गया, कोई सा भी हो गया, जिन्हें अपनी मनमानी अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी उन्होंने किया, वो कोई भी कंट्री स्टेबल नहीं है, सब इनस्टेबल है, ठीक है। जबकि इंडिया वहीं इन सारे देशों में एक स्टेबल कंट्री है। तो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संविधान जो उधार का थैला नहीं, एक सार्वभौमिक संविधान है। इसलिए BR अम्बेडकर जी ने कहा है कि भारतीय संविधान की इस तरह की आलोचना एक अज्ञानता का परिणाम है। डेफिनेटली इस तरह की आलोचना करना एक अज्ञानता का ही परिणाम है, ठीक। आगे एक टॉपिक है कि भारत और ब्रिटेन के संविधान में अंतर क्या है। तो देख लेते हैं। दोनों के संविधान की साझी ऐतिहासिक जड़ें रही हैं, है ना। भारत में जो चूँकि कॉलोनियल जो एरा था उसमें ब्रिटेन का शासन था भारत में, तो जो भी लॉ लेके आते थे लगभग वैसे ही इंडिया में भी लेके आते थे जो ब्रिटेन से मिलते जुलते होते थे, है ना। तो कुल मिला के जो हमारी एक विरासत है वो साझी है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखित है, उन्होंने लिखा ही नहीं है, ठीक है, बस उसमें ऐड करते जाते हैं वो लोग, ठीक। भारतीय संविधान एक संघात्मक व्यवस्था की बात करता है जिसमें जो पावर्स हैं स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइडेड हैं। जबकि जो ब्रिटेन का संविधान है वो एक केंद्रीकृत संविधान है, केंद्रीकृत व्यवस्था की जो उसमें प्रोविज़न करता है वो, ठीक, जिसमें शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है जबकि ब्रिटेन में संसद जो है सर्वोच्च है, ठीक।
भारत में जो नागरिक अधिकार हैं उनको कोडिफाई किया गया है, संहिताबद्ध किया गया है, जबकि ब्रिटेन में नागरिक अधिकार तो हैं लेकिन उनको कोडिफाई नहीं किया गया है। ठीक है। भारत में सशक्त जुडिशियल रिव्यू है, जो हमारे न्यायपालिका के पास जो है, जो न्यायिक समीक्षा है उसकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावर है ना। बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होने पर कानून का संविधान कानून को रद्द कर सकती है हमारी न्यायपालिका, जबकि ब्रिटेन में कानूनों की व्याख्या तो करती है वहाँ की ब्रिटेन की जुडिशरी, लेकिन कानूनों को रद्द नहीं करती है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा अंतर है। भारत का संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ठीक है, जबकि जो ब्रिटेन का संविधान है वो एक लचीला संविधान का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उस साधारण प्रावधानों के आधार पर इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इन अंतरों के बावजूद भी संसदीय प्रणाली, जो हमारी समानताएं, संसदीय प्रणाली हम दोनों की देश में समान द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई, वास्तविक नेतृत्व पीएम के हाथ में रहता है, ये कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो हमारे देश संविधान में दोनों लोगों में समानता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है। अगला टॉपिक है उन उपायों की विवेचना कीजिए जिनके माध्यम से संसद क्या करती है, कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। तो पहली बात तो कार्यपालिका है क्या? कार्यपालिका लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है, जिस राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिल जाता है, वो कार्यपालिका गठन कर लेता है ना। लेकिन होता क्या है, अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक प्रचंड बहुमत मिल गया है ना, लोकसभा में उसका बहुमत है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बहुमत प्राप्त है, तो ऐसा सत्ताधारी दल क्या होता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे संविधान प्रावधान किए गए ताकि संसद विभिन्न उपायों के माध्यम से, है ना, विभिन्न टेक्निकों के माध्यम से इस कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सके ताकि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। ठीक है, तो कौन कौन से उपाय हैं? पहला, बहस और चर्चा। दूसरा, वित्तीय नियंत्रण। तीसरा, कानूनों पर स्वीकृति। और चौथा, अविश्वास प्रस्ताव। है ना। बहस और चर्चा क्या मतलब? सरकार की जो नीतियाँ हैं ना, कोई कानून लेकर आती है, विधेयक लेकर आती है, उस पर संसद क्या करती है, एक मंच प्रोवाइड कराती है चर्चा के लिए। दो इसके साधन हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल। प्रश्नकाल में दोनों में ही लोक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। अंतर ये है कि प्रश्नकाल में मंत्री होता है वो जवाब देने के लिए बाध्य है, जबकि शून्यकाल में मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। दूसरा, कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति। संसद कोई भी कानून को मंजूरी देती है, संसद ही देगी, है ना। संसद जब किसी विधेयक को मंजूरी देगी तभी वो कानून बनता है। साथ ही जो फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो विषय हैं उनमें राज्यों की भी सहमति चाहिए होती है। तो एक प्रकार से कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति कार्यपालिका पर नियंत्रण करते हैं। तीसरा, वित्तीय नियंत्रण। सरकार का खर्च, सरकार जो भी योजनाओं के लिए खर्च करना होता है उसको संचित निधि से निकालना होता है, और संचित निधि से जो भी उस पर भारित किया जाएगा व्यय, वो संसद की मंजूरी इसके लिए आवश्यक है। साथ ही जो वित्तीय समितियाँ जैसे पीएससी, है ना, लोक लेखा समिति, ये जो सरकार खर्च कर रही है बजट के प्रावधानों के अनुसार कर रही है नहीं कर रही, इस पर काफ़ी निगरानी रखती है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव है चौथा, ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। अगर हम देखते हैं 1989 के बाद में अनेक सरकारें इस अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई। तो चार बेसिकली टूल है जिनकी सहायता से कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जाता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं। पहली नंबर सीमा क्या है कि कार्यपालिका में अगर लोकसभा में बहुमत मिल गया है तो उसको कौन लेके आएगा? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है ना। दूसरे, अधिकतर कानून जो है, जैसे धन विधेयक से संबंधित जो भी कानून है वो उसमें लोकसभा की मर्जी चलती है, राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, धन विधेयक पर नियंत्रण, राज्यसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। गिलोटिन और प्रत्यायोजित विधान का अभी चलन ज़्यादा बढ़ गया है ना। जैसे अभी 3 कृषि कानून आए थे, पर्याप्त चर्चा ही नहीं उस पर, ऐसे पास करवा दिया इसको। तो अभी हाल ही फिलहाल में गिलोटिन और प्रत्यायोजित विधानों का चलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। चौथा, अध्यादेशों का प्रयोग भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। पांचवा रीज़न क्या है? कमज़ोर विपक्ष। आज की डेट में जो कमज़ोर विपक्ष है, इस कारण क्या है, एक डिटरेंस नहीं क्रिएट कर पाता कार्यपालिका पे। ठीक है। इन सीमाओं के बावजूद उपयुक्त प्रावधान है जो क्या करते हैं कार्यपालिका पर, एक तो नैतिक दबाव बनाते हैं, दूसरा उसके विरुद्ध जनमत निर्माण करते हैं। भाई अगर कार्यपालिका मनमानी कर रही है, ठीक है, विपक्ष इसको रोक नहीं पा रहा है, जो भी प्रोविज़न दे रखे हैं वो उन पर ठीक से लागू नहीं हो पा रहे, तो भाई जनता तो देख रही है ना। एक दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, धीरे धीरे क्या होगा, जनमत निर्माण होना शुरू हो जाएगा, एंटी इनकम्बेंसी होनी शुरू हो जाएगी सरकार के खिलाफ। और जो विपक्षी दल है ना, वो लोग जाके जनता के बीच में जाते हैं, उनको बताएंगे कि हाँ भाई कैसे कर रहे हैं लोग ये। तो एक प्रकार से विरुद्ध जनमत का निर्माण में इनकी भूमिका रहती है। यही कारण है कि संसदीय दबाव और जनमत के विरोध के चलते 3 कानून को, जो 3 कृषि कानून है, इनको वापस लिया गया। मणिपुर की हिंसा पर सरकार ने चुप्पी तोड़ी, वो यही कारण था कि संसद का जो दबाव था, है ना,
जो इन प्रोविज़न के माध्यम से संसद पर दबाव लाया जा रहा था, उसके माध्यम से कार्यपालिका को थोड़ा अपना झुकना पड़ा। ठीक, वे फॉरवर्ड में देखते हैं तो संसदीय कार्यवाही को अधिक उत्पादक बनाने की ज़रूरत है। संसद की जो मीटिंग होती है आए दिन उसमें ना व्यवधान पड़ता रहता है, उसको रोके जाने की ज़रूरत है, उसे कम करने की, मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, और जो मीटिंग है संसद की पार्लियामेंट्री मीटिंग, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही जो समितियाँ हैं, जैसे PAC हो गई, प्राक्कलन कम एस्टिमेट समिति हो गई, इन समितियों को ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है। ADR के अगर अनुसार हम ADR ने कहा है, बताया कि जो अभी कौन 17वीं लोकसभा में कुल 65% जो विधेयक है ना, जो 17वीं सभा के जो लोकसभा में कुल 65% विधेयक ऐसे हैं जो बिना किसी समिति के पास गए पास हो गए। तो इसका कारण क्या है, समिति को सशक्त करना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग जो संसद जो है कार्यपालिका पर एक ठीक तरीके से नियंत्रण कर सकती है। ठीक, अगला टॉपिक है संसदीय समिति। तो संसदीय समिति क्या होती है, इसका गठन क्यों किया गया है, प्रकार कितने होते हैं, भूमिका क्या है, और मिनी संसद क्यों कहते हैं इसको, और इससे रिलेटेड मुद्दे क्या हैं। तो संसद क्या करती है, अपने कार्य के संचालन के लिए ना, सहायता के लिए बहुत सारी समितियों का गठन करती है ना, बहुत सारी समितियों की स्थापना करती है। इन्हीं समितियों को क्या कहा जाता है, संसदीय समिति। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनीशन कोई बहुत बड़ा डेफिनीशन और कंक्लूजन होता है ना, बहुत बड़ा कोई हुआ नहीं होता। डेफिनीशन क्या होता है, डेफिनीशन मतलब डिफाइन से निकला है ना, तो डिफाइन को ही, मतलब टॉपिक को अगर तुम अपने आसान भाषा में डिफाइन कर दोगे तो वही डेफिनेशन होगी, है ना। क्या है वो टॉपिक, कंक्लूज़न, जो तुमने टॉपिक लिखा है उसको कंक्लूड करना है बस, है ना। तो ज़्यादा इतना वो नहीं है, अगर जितना अपने शब्दों में लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी कोई लिखा रहा है तो वो उसका खुद का बनाया हुआ है ना, तो उसको कॉपी करने से कुछ मिलेगा तो है नहीं, वो रटना पड़ेगा एक प्रकार से। जब तक कि खुद लिखना नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा करने में। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन संसदीय समिति कोई मुझे बताई थोड़ी ना किसी ने, मैंने तो ऐसी लिख दी है सोच समझ के। ठीक है, अब देखते हैं संसदीय समिति के स्रोत क्या है। आर्टिकल का, संविधान का जो आर्टिकल 108, ये क्या कहता है, संसद के कार्य संचालन हेतु नियम बनाने की संसदीय अधिकार की बात करता है। मतलब संसद को अधिकार देता है कि अपनी कार्य संचालन हेतु वो नियम बना सके। इसी से अधिकार लेकर संसदीय समितियों का गठन किया गया। अब प्रश्न ये उठता है गठन क्यों किया जाता है। तो संसद के पास क्या होती है, कार्यों की अधिकता होती है, और वो जो कार्य जो होते हैं, कोई नियम बनाना, नीति बनाना, कोई कानून बनाना, वो एक तो उनकी अधिकता होती है, दूसरे जटिलता भी काफ़ी जटिल होते, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, दूसरे संसद के पास समय भी कम होता है और विशेषज्ञता की भी कमी होती है। इन दोनों ही आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए क्या करा जाता है, संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। ठीक, तो इसके गठन का कारण ये हो गया। प्रकार क्या होते हैं, 2 प्रकार की होती है, स्थायी समिति। स्थायी समिति नाम से ही लग रहा है, स्थायी समिति यानी स्थायी प्रकृति की होती है। प्रत्येक संसदीय सत्र की शुरुआत में इनका गठन किया जाता है, प्राक्कलन समिति जैसे, और PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये स्थायी समिति। अस्थायी समिति क्या होती हैं, कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, जैसे वो काम पूरा होता है उसको समाप्त कर दी जाती है। जैसे JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। ठीक, भूमिका क्या होती है, तो संसदीय समितियों की भूमिका क्या होती है, संसद की सहायता करना, किसमें, सरकारी विधेयक नीतियों को बनाने में, उनका गहन विश्लेषण और अध्ययन करने में, जांच करने में। कोई उनको सलाह देनी होती है, कोई लगता है उनको एक्सपर्ट एडवाइस है, वो भी ये देते हैं। ठीक है, किसी विषय पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन रही है तो क्या करते हैं, ये समितियाँ एक प्रकार से मंच प्रदान करती हैं कि सर्वसम्मति से जो है किसी विषय पर सर्वसम्मति बनाई जा सके। ये जो पॉलिटिक्स होती है, जो पॉलिटिकल लाइन होती है, पार्टी लाइन से हटकर ये काम करती हैं समितियाँ, है ना। हालांकि इसमें जो सदस्य होते हैं संसद के सदस्य होते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपनी क्या होती है, जो पार्टी लाइन होती है उससे हट के काम करते हैं। यहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए सर्वसम्मति बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। वित्तीय विवेक सुनिश्चित करती है, क्यों, क्योंकि जो बजट में आवंटित धन किया जाता है, जो बजट आवंटित किया जाता है, उस पर ये निगरानी करती है, जैसे PAC करती है कि जो बजट में पैसा एलोकेट हुआ है उसी के अनुसार खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार से वित्तीय विवेक के माध्यम से ये संसदीय जो कार्यपालिका उस पर भी नियंत्रण करती हैं। ठीक है, कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण करती है, उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करती हैं। ठीक, मिनी संसद के रूप में ये एक प्रकार से मिनी संसद है। अब इसको मिनी संसद क्यों कहा जाता है, पहला तो ये, इसके जो सदस्य होते हैं ना, विभिन्न राजनीतिक दलों के होते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, यानी अधिकतर सभी जो बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं इसमें उसके सदस्य लिए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के प्रतिनिधि दोनों मिल जाते हैं इसमें, जैसे PAC है ना, इसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। सदस्यों का चुनाव भी होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होता है, PAC का होता है। PAC में जो सदस्य चुने जाते हैं
इस सिस्टम के तहत चुने जाते हैं, ठीक है। विधि निर्माण में सहायता करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। इस कारण क्या है, इसको मिनी संसद कहा जाता है। मुद्दे क्या है इससे रिलेटेड? अभी हाल फिलहाल में हो क्या रहा है कि इस पर जो विधेयक है ना, जांच करने के लिए जो भेजे जाते हैं उनकी संख्या हो गई बहुत कम। जो PRS साइट है, PRS इंडिया के अनुसार 16वीं लोकसभा में 25 विधेयक जांच के लिए भेजे गए और 17वीं में तो मात्र 14 ही विधेयक इनके पास जांच करने के लिए भेजे गए, ठीक। बैठकों की सदस्यों की अनुपस्थिति, जब इनके पास विधेयक जांच करने के लिए आएंगे नहीं तो सदस्य के उपस्थित थोड़ी रहेंगे, सदस्य करेंगे क्या, बैठक में सदस्य आएंगे नहीं। इसलिए 2014 से लेकर 19 तक मात्र 50% ही सदस्य थे जो इसकी मीटिंग में उपस्थित होते थे। तीसरा कारण इनका जो कार्यकाल होता है लघुकाल मतलब बहुत छोटा कार्यकाल होता है। मैक्सिमम इनका जैसा PAC है, PAC का 1 साल का होता है, ठीक है। लेकिन जो विषय होते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी जांच करने में और अलग अलग विभागों की जांच करने में क्या होता है, टाइम लग जाता है अलग अलग विषयों की जांच करने में। तो इनका जो कार्यकाल जो समय है काफ़ी कम है, ठीक। सलाह इनकी क्या होती है, गैर बाध्यकारी होती है, भाई सरकार माने ना माने। बैठकों का राजनीतिकरण होने लगा है आजकल। जैसे मैंने बताया ना, पॉलिटिकल जो पार्टी लाइन से हटकर होती है इसकी मीटिंग, इसमें जो सदस्य होते हैं अपनी राजनीति को अलग रखते हैं, जो देश के लिए ज़रूरत है उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में इसमें काफ़ी राजनीतिकरण इन बैठकों का देखा गया है। चाहे वो मणिपुर हिंसा पर देख लो, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस पर देख लो, तो काफ़ी इनका बैठकों का राजनीतिकरण हुआ है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, विभागों की स्टैंडिंग समिति के अनुसार इनको अधिक सशक्त बनाया जाए, समितियों को इनकी सलाह को बाध्यकारी किया जाए। मतलब ये तो कहीं भी लिखा जा सकता है, जो भी समिति है उसकी क्या होगा, सलाह क्या होगा, बाध्यकारी नहीं होगी। तो पहला सुधार किया होगा, इनकी सलाहों को बाध्यकारी बनाया जाए, ठीक है। इनका कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का किया जाए, ठीक। विशेषज्ञों के साथ साथ जो भी हितधारक हैं, जैसे कोई पॉलिसी बना रहे हैं, किसानों से जुड़ी है, ठीक है, तो किसानों के जो विशेषज्ञ तो हैं इसमें शामिल, साथ ही साथ फार्मर्स को भी लिया जाए, सिविल सोसाइटी है, इन सभी लोगों को लिया जाए, है ना, ताकि जो पॉलिसी फॉर्मेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत डाइवर्स होगा और सबके हितों की पूर्ति कर रहा होगा, ठीक है। मीटिंग और रिपोर्ट को उनको सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की भी इन्होंने मीटिंग में बात कही, ठीक। तो ये इसमें टॉपिक हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।